स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हमजा तंजील और स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर किंगडम एनिमेलिया। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम सुनते ही आपके माइंड में डिफरेंट चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि ये चैप्टर तो हमने पूरा पढ़ा नहीं है, इस चैप्टर में से तो हमने सेलेक्टिव तैयारी की है और जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस रेडी किए हैं अल्लाह करे वही जो है शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको इसके पास पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ बताने जा रहा हूँ, तो ये समझ लें कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुए हैं। अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को रेडी कर लोगे तो आपका तकरीबन इसमें से 4 क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर वो आपके चारों के चारें सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो है व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस। अगर हम स्टूडेंट्स मेटामॉर्फोसिस की बात करें कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग्स की तरफ आते हैं। मेटा और मॉर्फो, इसके अंदर 2 वर्ड है। अगर हम मेटा का देखें मतलब, तो स्टूडेंट्स मेटा मीन क्या होता है, चेंज। और अगर हम मॉर्फो का मतलब देखें तो स्टूडेंट्स मॉर्फो मीन क्या होता है, फॉर्म या शेप, किसी भी चीज़ की शक्ल और सूरत। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज़ एन अब्रप्ट चेंज ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ साइकिल के दौरान, ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ ड्यूरेशन के दौरान उनकी जो फॉर्म और स्ट्रक्चर में जो अब्रप्ट चेंजेस आती हैं दैट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मतलब वो जिस तरह का ऑर्गेनिज़म हमें अडल्ट नज़र आ रहा होता है वो वैसा नहीं होता, उसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर में डिफरेंट तरह की क्या आई होती हैं, चेंजेस आई होती हैं। और वो जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को हम एक्चुअली में क्या नाम दे रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे वो एक एग्जांपल को डिस्कस कर रहा है। कह रहे कि अगर हम बात करें एक इंसेक्ट्स के लार्वा, एक इंसेक्ट्स की बात करें, तो कह रहे कि उसकी 3 मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती है उसकी लाइफ साइकिल के अंदर। सबसे पहले उसका क्या बनता है, उसका एग बनता है। इनिशियली सबसे पहले उसका क्या बनेगा, एग बनेगा। अब वो जो उसका एग होगा वो डेवलप होगा किसके अंदर, लार्वा के अंदर। सबसे पहली स्टेज क्या होगा, एग जो है वो सबसे पहले किस में डेवलप हो रहा है, लार्वा के अंदर। सेकंड स्टेज में क्या होगा, वो जो लार्वा होगा ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, मोशनलेस प्यूपा के अंदर। सबसे पहले एग बना, एग जो है वो कन्वर्ट हुआ किस, लार्वा में, और लार्वा किस में डेवलप हुआ, प्यूपा में। एंड थर्ड स्टेज क्या होगा कि वो जो प्यूपा होगा वो फाइनली डेवलप कर जाएगा किसके अंदर, इनटू एन अडल्ट। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो इंसेक्ट्स हैं इसकी लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस आई हैं, 3 स्टेजेस आई हैं जिसके अंदर उसका फॉर्म और स्ट्रक्चर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। पहला क्या था, सबसे पहले एग से क्या बना था, लार्वा, लार्वा से क्या बना, प्यूपा, और प्यूपा से क्या बना, अडल्ट। ये जो इसकी लाइफ साइकिल के अंदर चेंजेस आई हैं उसके फॉर्म और स्ट्रक्चर की, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली मेटामॉर्फोसिस। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। राइट 2 अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स विच आर लिविंग इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट। कह रहे हैं कि 2 अडेप्टेशंस या 2 चेंजेस बताओ एनिमल्स के अंदर जो कि यहाँ रहते हैं, एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। स्टूडेंट, ये बात तो आप जानते हो कि जो एनिमल जिस इन्वायरमेंट में रहता है वो अपने आप को वहाँ बेस्ट सर्वाइव करवाने के लिए क्या करता है, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है ताकि उस इन्वायरमेंट में उसका सर्वाइवल क्या हो, आसान हो। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें वो एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं वो अपने अंदर ऐसी कौन सी 2 चेंजेस लाते हैं जिसकी वजह से उनको उस इन्वायरमेंट में रहना उनके लिए क्या होता है, आसान होता है। तो सबसे पहले जो अडेप्टेशन है स्टूडेंट वो है स्ट्रीम लाइन्ड बॉडी, जिसको बोट शेप मतलब कश्ती नुमा शक्ल भी बोलते हैं। अब स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी स्टूडेंट आपने फिशेस को तो देखा होगा कि फ़िश के आगे भी एक कॉर्नर होता है और बैक पीछे भी क्या होता है, कॉर्नर होता है, और बीच से एक थैलेनुमा उनकी बॉडी होती है। तो जो अगर आपने कश्ती देखी हो, बोट देखी हो, तो बोट भी ऐसी होती है, आगे भी उसका एक एज होता है, पीछे भी उसका एक एज होता है। तो वो जो इस तरह की एक बॉडी होती है उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, स्ट्रीम लाइन बॉडी। अब वो कह रहा है कि द बॉडी ऑफ फिश इज़ सच दैट इट ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस ऑफ वाटर वाइल स्विमिंग। अब इसका फ़ायदा वो क्या बता रहा है कि स्ट्रीम लाइन बॉडी का ये फ़ायदा होता है कि जो वाटर की वेव्स होती हैं, वाटर की वेव्स की रेजिस्टेंस क्या होती है, इससे मिनिमम हो जाती है। अगर उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होगी तो जो वाटर वेव सामने से आ रही होंगी उनकी रेजिस्टेंस इन्हें कम होगी, जिसकी वजह से ये आसानी से पानी में क्या कर लेंगी, स्विमिंग कर लेंगे। सेकंड जो अडेप्टेशन है स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, वो है फिन्स। अब ये फिन्स क्या होता है स्टूडेंट, जिस तरह बर्ड्स के अंदर क्या होते हैं, विंग्स, जिनके ज़रिए वो फ्लाई करते हैं। इस तरह अगर हम मैमल्स की बात करें, जो जैसे ह्यूमंस की बात कर लें, तो ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, लिम्स, जिनकी वजह से वो वॉकिंग करते हैं और रनिंग करते हैं। इस तरह स्टूडेंट फिशेस की बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, फिन्स,
जिनकी वजह से वो क्या करती हैं, स्विमिंग करती हैं पानी के अंदर। अगर हम इन फिन्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो कह रहे हैं कि जो फिन्स है ये भी एक अडेप्टेशन है एक्वाटिक इन्वायरमेंट की। अब फिन्स के बारे में बता रहे हैं कि जो फिशेस होती हैं उनके अंदर पेयर्ड फिन्स होते हैं और अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। पेयर्ड फिन्स वो होते हैं जो कि पेड़ की शक्ल में होते हैं, मतलब लेफ़्ट भी होंगे और राइट भी होंगे, और अनपेयर्ड फिन्स वो होंगे जो एक ही होगा। जैसे अगर हम पेयर्ड फिन्स की बात करें तो वो कौन कौन से वाले होंगे, पेक्टोरल और पेल्विस। पेक्टोरल वो जो कि नियर द हेड होंगे, और पेल्विस वो जो कि अवे फ्रॉम द हेड होंगे, जो टेल के करीब होंगे। और अनपेयर्ड फिन्स कौन से होते हैं, डॉर्सल और कॉर्डल। डॉर्सल कॉर्डल मतलब जो टेल होती है, एंड एनल फिन्स। ये क्या करते हैं, फिन्स का काम क्या होता है, फिन्स हेल्प इन स्विमिंग एज द कीप बैलेंस ऑफ फिश इन वाटर। तो वही बात कि फिन्स का काम क्या होता है, मछली को पानी के अंदर एक तो बैलेंस करवा के रखना, और दूसरा फिन्स का ये काम होता है कि ये फ़िश की स्विमिंग में हेल्प करते हैं इन द वाटर। तो ये दो अडेप्टेशन हैं, ये आसान है, इनके नाम याद कर लो। पहली कौन सी वाली है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, और सेकंड कौन सी वाली है, फिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ हर्मैफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। अब ये हर्मैफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो स्टूडेंट हर्मैफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म किन्हें बोलते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी एक सिंगल बॉडी के ऊपर दोनों सेक्सेस मौजूद हों, जैसे मेल सेक्स भी हो और फीमेल सेक्स भी हो, तो दैट ऑर्गेनिज्म या दैट एनिमल इज़ कॉल्ड हर्मैफ्रोडाइट। आमतौर पे आपने देखा होगा कि मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी एक ही बॉडी पर मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हर्मैफ्रोडाइट। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, सम स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस हमारे पास एनिमल्स होते हैं जिनकी एक ही बॉडी के ऊपर मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। नॉट ऑल स्पॉन्जेस, कुछ स्पॉन्जेस ऐसे होते हैं जिनकी एक सिंगल बॉडी के ऊपर दोनों सेक्सेस एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। बट कुछ ऐसे स्पॉन्जेस भी होते हैं जिनके मेल सेक्स और फीमेल सेक्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हर्मैफ्रोडाइट क्या होगा ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिसकी एक सिंगल बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। अगर स्टूडेंट हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो यहाँ पे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैनी, बहुत ज़्यादा। मॉर्फो का मीनिंग अभी मैंने पीछे बताया आपको, फॉर्म या शेप। तो पॉलीमॉर्फो का मतलब होगा कि मल्टीपल शेप्स। तो हम ये कॉन्सेप्ट माइंड में बना सकते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो कि मल्टीपल शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं। मल्टीपल शेप में एग्जिस्ट करने से मुराद कि उनकी बॉडी एक से ज़्यादा शेप्स रखती है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। The occurrence of structurally and functionally more than 2 different types of individuals called the zooids within the same organism। मतलब एक ही organism के अंदर more than one structurally और functionally जो उसकी existence होती है उसको क्या बोला जाता है, polymorphism बोला जाता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किसकी दी है, ओबिलिया। ओबिलिया एक ऑर्गेनिज्म है जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म्स टाइप्स के अंदर पाया जाता है, जिससे हम इसको एग्जाम्पल किसकी कंसीडर करे होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जाम्पल कंसीडर करे होते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स, गिव एग्जाम्पल। कह रहे हैं कि कॉर्डेट्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी और साथ में इसकी एग्जाम्पल्स भी देनी है कि कॉर्डेट्स कौन कौन होते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा बोर्ड में रिपीट हुआ है। सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर कॉर्डेट्स की क्या है कि ऑल पोजेस द नोटोकोड्स, मतलब जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उन सभी के अंदर क्या होती है, नोटोकोड होती है। नोटोकोड क्या होती है, जो इन फ्यूचर नर्वस सिस्टम बनाती है। सेकेंड, ऑल कॉर्डेट्स हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज डॉर्सल इन पोजिशन एंड इज होलो। और कह रहा है कि जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उन सभी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि उनकी बॉडी की बैक साइड पे होता है और वो अंदर से होलो होता है, मतलब उसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, इनर वो होलो होता है, खोखला होता है। थर्ड, ऑल कॉर्डेट्स डिवेलप पेयर्ड गिल्स opening in embryonic stage. In some, these are non-functional, while in other they are functional for some period in their life history. कह रहे हैं कि जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं ये क्या डेवलप करते हैं, पेयर्ड ऑफ गिल्स डेवलप करते हैं। गिल्स आपको पता है कि ये एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है। तो कह रहे हैं कि कॉर्डेट्स डेवलप करते हैं पेयर्ड गिल्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज जब वो डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर होते हैं। कह रहे हैं कि कुछ कॉर्डेट्स के अंदर तो ये गिल्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, जबकि कुछ कॉर्डेट्स के अंदर ये गिल्स थ्रू आउट द लाइफ क्या रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल अगर हम कॉर्डेट्स की देख लें तो सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है फ्रॉग, ठीक है, फिशेस, एम्फॉक्सियस वगैरह वगैरह। तो ये आप लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन एज इट इसको याद रखना है इसको। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर कोरल रीफ्स। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत दफ़ा बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है कि कोरल रीफ्स क्या होते हैं। स्टूडेंट आप लोगों ने अक्सर कभी टीवी वगैरह में देखा होगा जब वो एक्वेटिक लाइफ का कोई सीन दिखा रहे होते हैं, तो आप जब वो बॉटम ऑफ सी में जाता है कोई भी जो डाइवर होता है, तो आप देखते हो कि वहाँ पे आपको चौक लाइक कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होते हैं,
वाइटिश कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होते हैं। तो स्टूडेंट वो जो बॉटम ऑफ सी के ऊपर हमें वाइट से स्ट्रक्चर, चॉक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, उन्हें एक्चुअली में क्या कहा जाता है? कोरल रीफ्स। अब इन्हें हम देखते हैं। कह रहे द स्टोनी नेटवर्क और मैस ऑफ सच सिलेंट्रेट्स आर कॉल्ड कोरल्स। मतलब आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, द स्टोनी नेटवर्क ऑफ सिलेंट्रेट्स। कह रहे जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, इन्हें हम यहाँ पे डेड सिलेंट्रेट्स कहें तो ज़्यादा बेहतर है। द स्टोनी नेटवर्क और मैस ऑफ सिलेंट्रेट्स आर कॉल्ड कोरल्स, उन्हें कोरल्स कहा जाता है। अब वो कह रहे हैं कि लिविंग पॉलिप्स आर फाउंड ऑन द सरफेस लेयर ऑफ कोरल्स, वेयर एज अंडरनीथ द मैस are dead stony structure only and there are no polyps inside. The stony mass that are formed in this way are called coral reefs. Coral reefs के बारे में वो क्या बता रहे हैं कि stony network और mass जो कि किससे बनता है? Coelentrates फाइलम के ऑर्गेनिज्म से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोरल्स कहते हैं। इस कोरल्स की जो ऊपर वाली लेयर सरफेस होती है, वहाँ पे क्या मौजूद होते हैं? लिविंग पॉलिप्स होते हैं, लेकिन इसके इन साइड पे कोई भी लिविंग पॉलिप्स एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ पे सारे के सारे डेड पॉलिप्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसको क्या बोला जाता है? कोरल रीफ्स। और कोरल रीफ्स जो होते हैं, इसके अंदर मोस्टली जो इसकी केमिकल कंपोजिशन देखी जाए तो इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्विम ब्लेडर एंड मेंशन इट्स फंक्शन। कि स्विम ब्लेडर क्या होता है और उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम स्विम ब्लेडर की बात करें, अगर आप कभी किसी ने अगर अपने सामने फ़िश को कटवाया हो, ठीक है, खाने के लिए, तो आप देखते हो जब वो फ़िश को काटता है तो उसके अंदर से गुब्बारा टाइप एक स्ट्रक्चर निकलता है। अब वो जो गुब्बारा लाइक एक स्ट्रक्चर निकलता है स्टूडेंट, उसको क्या कहा जाता है? स्विम ब्लेडर। ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर इन द बॉडी ऑफ मोस्ट बॉनी फिशेज़। कह रहे हैं कि जो बॉनी फिशेज़ होती हैं उनके अंदर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जिसे हम किस चीज़ का नाम दे रहे होते हैं स्टूडेंट? स्विम ब्लेडर का। एंड इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट विद और विदाउट कनेक्शन विद द फेरिंग। और ये ज़्यादातर फिशेज़ के अंदर फेरिंग से जुड़ा होता है, और कुछ फिशेज़ ऐसी भी होती है जिनके अंदर ये फेरिंग्स के साथ नहीं जुड़ा होता है। और इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को जो कि बॉनी फिशेज़ की बॉडी में एग्जिस्ट करता है, उसे हम किस चीज़ का नाम दे रहे होते हैं? स्विम ब्लेडर का। और इस स्विम ब्लेडर का फंक्शन क्या है? इसका मेन रोल क्या होता है बॉनी फिशेज़ के अंदर? तो इट हेल्प्स इन बायनेंसी। ये बॉनी फिशेस की हेल्प करता है किस चीज़ के अंदर? बायनेंसी के अंदर। अब ये बायनेंसी प्रोसेस कौन सा होता है? आपने देखा होगा कि जो फिशेस हैं वो पानी की डेप्थ में भी चले जाती हैं और पानी के ऊपर भी आ जाती हैं। तो ये जो फिशेस का पानी की डेप्थ में चले जाना और पानी के ऊपर सुपरफिशियल लेयर के ऊपर भी आ जाना, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड बायनेंसी। और इस बायनेंसी की प्रोसेस के अंदर जो फिशेस की हेल्प करता है वो एक्चुअली में क्या स्ट्रक्चर होता है? स्विम ब्लेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ रीजनरेशन? गिव एग्जांपल। रीजनरेशन स्टूडेंट, अगर आप इसके नाम से ही देखो तो आपको आइडिया हो रहा है रीजनरेशन। री मीन क्या होता है? अगेन। और जनरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डेवलप करना। तो रीजनरेशन का मतलब क्या होगा कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपने लॉस पार्ट्स को, जो उसके पार्ट लॉस हो चुके होते हैं या उसके वो पार्ट जो इंजर्ड हो चुके हैं, लॉस पार्ट को अगर वो दोबारा से क्या कर ले? रिफॉर्म कर ले, और अपने इंजर्ड पार्ट को दोबारा से अगर वो क्या कर ले? रिपेयर कर ले। तो इसको हम ये कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रीगेन और रिपेयर द लॉस और इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के लॉस और इंजर्ड पार्ट को दोबारा रीगेन कर लेगा या रिपेयर कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। जैसे आपने बहुत कॉमन एग्जांपल देखी होगी स्टारफिश की। स्टारफिश का जब भी कोई एक आर्म अगर लॉस हो जाए तो वो उसको दोबारा रीजनरेशन के प्रोसेस के ज़रिए क्या कर लेती है? रीगेन कर लेती हैं। तो ये जो स्टारफिश के अंदर एबिलिटी है अपने लॉस और इंजर्ड पार्ट को दोबारा से क्या कर लेना? रीगेन कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। कि स्पॉन्जेस जो हैं वो एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? अगर स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस जो एसेक्सुअली अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ बडिंग। अब ये बडिंग प्रोसेस के अंदर आप लोगों ने स्टूडेंट्स पता है, आप लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हो कि बॉडी के ऊपर एक बर्ड बनता है, वो बर्ड फिर प्रॉपर डेवलप होता है, फिर बॉडी से सेपरेट हो जाता है। तो कह रहे हैं द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस इज बाय बडिंग। अब कह रहा है कि ये जो बर्ड बनता है, द बर्ड मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल, और वो जो बर्ड बनेगा वो स्पॉन्जेस की बॉडी के एक्सटर्नली भी हो सकता है और इंटरनली भी हो सकता है। लेकिन जो इंटरनल बर्ड होता है, इंटरनल बर्ड को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? द इंटरनल बर्ड आर कॉल्ड गेम्यूल्स। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है कि व्हाट आर गेम्यूल्स। तो स्टूडेंट गेम्यूल्स क्या होता है कि स्पॉन्जेस जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय बडिंग, और जो इंटरनल बर्ड होता है स्पॉन्जेस का उसको क्या कहा जाता है? गेम्यूल्स कहा जाता है। और कह रहे हैं कि बर्ड चाहे एक्सटर्नल हो, बर्ड चाहे क्या हो, इंटरनल हो, उन दोनों ने ही डेवलप होकर क्या बनाने होते हैं? स्पॉन्जेस बनाने होते हैं।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अगर हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करें तो स्टूडेंट इसके मीनिंग्स को ज़रा गौर से देखना आपने। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डाई का मीनिंग क्या होता है? टू। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होंगे? एनिमल्स बिलोंग टू डिवियन रेडिएटा, मतलब वो एनिमल्स जो कि डिवियन रेडिएटा से बिलोंग कर रहे होते हैं। द बॉडी ऑफ, ये डेफिनेशन है, द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी 2 लेयर्स ऑफ सेल्स से बनी होती है उनको क्या कहा जाता है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और वो 2 लेयर्स ऑफ सेल्स कौन कौन सी होती हैं? आउटर वन इज एक्टोडर्म एंड इनर वन इज एंडोडर्म, मतलब वो एनिमल्स जिनकी बॉडी 2 लेयर्स ऑफ सेल्स से बनी हुई है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उन्हें क्या कहा जाता है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं ना, ये इनके अंदर लेस डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होती है, मतलब ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, ये मोस्टली सिंपल ही होते हैं। इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते फॉर द ट्रांसपोर्ट, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो कह रहे हैं कि इनका बहुत सिंपल सा बॉडी सिस्टम होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं हमारे पास क्या शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया कि ये जो बिलोंग करते हैं ये डिवियन रेडिएटा से बिलोंग करते हैं, तो इनकी सिमेट्री कौन सी होगी स्टूडेंट्स? रेडियल सिमेट्री होगी। अब स्टूडेंट इसी के साथ एक क्वेश्चन वो भी आता है, वो ज़रा ध्यान से सुनो, वो आता है व्हाट आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स स्टूडेंट्स कौन से एनिमल्स होंगे? वो एनिमल्स जिनकी बॉडी जो है वो कितने लेयर्स ऑफ सेल्स से बनी होगी? 3 लेयर्स ऑफ सेल्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, मतलब जिनकी बॉडी 2 लेयर्स ऑफ सेल्स से बनी हुई है वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। और जिनकी बॉडी 3 लेयर्स ऑफ सेल्स से बनी हुई है वो कौन से होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अगर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो होते हैं ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होती है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा हमारे पास क्या है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। और अगर हम बात करें ह्यूमंस की, ह्यूमंस कौन से हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। इनके अंदर 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्लेसेंटा एंड राइट इट्स फंक्शन। प्लेसेंटा स्टूडेंट्स आपने इसका नाम सुना होगा, अब हम इसको डिस्क्राइब भी करते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा की डेफिनेशन है अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट विद इन द मैमिलियन मदर बॉडी ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड एंड इन विच फीटस इज डेवलप्ड। कह रहे हैं कि मैमिलियन मदर जो होते हैं, मतलब मैमल्स जो होते हैं, उनकी जो फीमेल होती है जो कि प्रेगनेंसी स्टेट पे होती है, उसकी बॉडी के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फीटस मतलब बच्चा डेवलप कर रहा होता है। उस थैलानुमा स्ट्रक्चर को स्टूडेंट क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। मतलब ये समझ लो कि माँ के पेट के अंदर जो एक थैली होती है, जिस थैली के अंदर बच्चा डेवलप कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट क्या? प्लेसेंटा। अब वो कह रहा है कि इस प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला फंक्शन प्लेसेंटा का तो स्टूडेंट यही है कि प्लेसेंटा के अंदर फीटस पड़ा होता है, तो ये प्लेसेंटा उसको क्या कर रहा होता है? नरिश्ड कर रहा होता है, मतलब उस फीटस को क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? फूड प्रोवाइड कर रहा होता है। और सेकंड, अगर हम प्लेसेंटा के फंक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि प्लेसेंटा जो है ये एक एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह बिहेव कर रहा होता है। एंडोक्राइन ऑर्गन से मुराद जो कि क्या सिक्रीट कर रहे होते हैं? हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या सिक्रीट कर रहा होता है? हार्मोन्स। आप सेकेंड डे में जाके पढ़ोगे कि प्लेसेंटा से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा होता है। प्लेसेंटा से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि क्या कर रहा होता है? जो कि लैक्टेशन मतलब मेमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो मतलब जो प्लेसेंटा है उससे हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। सेकंड, वो फीटस को क्या कर रहा होता है? नरिश भी करवा रहा होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोस्टॉम्स एंड ड्यूटरोस्टॉम्स। स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आएगा ही आएगा, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंसेस लिखे हैं, ये 3 डिफरेंसेस ये आप लोग याद करके लिख लोगे तो आपको वो 2 नंबर दे देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोस्टॉम्स की। तो कह रहे हैं कि जो प्रोटोस्टॉम्स के अंदर क्लेविज होती है, मतलब जो डिवीजन्स होती है उसके जाइगोट की, क्लेविज और डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट। स्पाइरल मतलब जिगजैग होती है और डिटर्मिनेट होती है, प्रॉपर्ली होती है। और अगर हम बात करें ड्यूटरोस्टॉम्स की तो उसके अंदर जो क्लेविज होती है उसके अंदर जो डिवीजन ऑफ जाइगोट होती है वो हमारे पास क्या होती है? रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट। वो हमारे पास इनडिटर्मिनेट मतलब इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। सेकेंड, सीलोम और बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। मतलब प्रोटोस्टॉम्स के अंदर जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म्स के स्प्लिट होने से बनती है। और ड्यूटरोस्टॉम्स की बात करें उनकी बॉडी कैविटी कहाँ से डेवलप होती है? सीलोम इज डेवलप्ड एज एन आउट पोचिंग ऑफ आर्केंट्रेंस
आर्केंट्रस मतलब ये भी बॉडी की एक सेल्स की लेयर होती है। मतलब हमारे पास अगर प्रोटोस्टोम्स की बात करें तो उनकी मेसोडर्म से स्प्लिट होकर बनती है, और अगर हम ड्यूटरोस्टोम्स की बात करें तो उनकी जो हमारे पास क्या होती है सिलोम, वो डेवलप होती है बाय आउटपॉचिंग ऑफ आर्केंट्रंस। उसके बाद अब प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो मेसोडर्म है इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम सेल्स ऑन एंटीरियर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर्स। मतलब जो हमारे पास प्रोटोस्टोम्स का ब्लास्टोपोर होता है उसका जो एंटीरियर लिप होता है वहाँ से क्या बनते हैं मेसोडर्म। लेकिन अगर हम ड्यूटरोस्टोम्स की बात करें तो ड्यूटरोस्टोम्स के अंदर मेसोडर्म जो है ये कहाँ से ड्राइव होती है, तो मेसोडर्म इज़ ड्राइव फ्रॉम वॉल ऑफ डेवलपिंग गट। मतलब उसके जो डाइजेस्टिव ट्रैक के होते हैं वहाँ से क्या बनती है, उसकी मेसोडर्म बनती है वॉल ऑफ गट से। तो स्टूडेंट ये 3 डिफरेंसेस आपने एज इट इज़ याद करने और उनको एज इट इज़ आपने बोर्ड के अंदर लिखना है ताकि आपको वो 2 नंबर पूरे दे सके, और ये क्वेश्चन लाजमी फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम आएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम 4 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। ये भी क्वेश्चन बहुत अपडेटिंग है और ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके कोई से 4 हार्मफुल इफेक्ट्स लिखें जिनसे हमें नुकसान हो रहा है। नंबर 1, वी आर फेमिलियर विद मॉस्किटो ऑफ जेनस एनोफ्लीज द फीमेल ऑफ विच ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम डेट कॉज मलेरिया इन मैन। स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारे पास फीमेल एनोफ्लीज होती है जिसके जो कि ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमंस के अंदर किसको, प्लाज्मोडियम को, और ये क्या कॉज करती है, मलेरिया। सेकंड स्टूडेंट आपने चैप्टर 7 में पढ़ा कि सीसी फ्लाई जो है ये ट्रांसमिट करती है किसको, ट्राइपैनोसोमा को, और ये ट्राइपैनोसोमा एक डिजीज़ कॉज करती है जिसको क्या बोला जाता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद थर्ड पे अगर हम बात करें जो हाउस फ्लाई होती है, द कॉमन हाउस फ्लाई, जो हमारे घरों में मक्खियाँ उड़ी होती हैं, ये क्या करती हैं, ये बहुत सी डिजीज़ के कैरियर्स को एक जगह से कहाँ लेके जाती हैं, दूसरी जगह से पे, और जहाँ पे हमारा फूड वगैरह भी पड़ा होता है फिर हमारे फूड को ये कंटेमिनेट करती हैं कॉमन हाउस फ्लाई, जिसकी वजह से हमें कॉलेरा या हेपेटाइटिस जैसी क्या होती हैं, डिजीज़ होती हैं। और नंबर 4 अगर हम बात करें द लोकस्टस, ये आपने इंग्लिश के अंदर पढ़ा भी होगा, आपका एक लेसन है पूरा, that move in large number from country to country cause damage to standing crops and other plants। ये आपने सुना होगा कि ये जो हमारे पर लोकस्टस होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारी फसलों को तबाह कर देते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा नंबर्स के अंदर होते हैं, और ये जिस भी फसल के ऊपर से गुजरते हैं वो सारी की सारी फसल क्या होती है, तबाह हो जाती है। आपने 4 इंसेक्ट्स के नाम याद रखने, पहला फीमेल एनोफ्लीज जो क्या कॉज कर रहा है, मलेरिया। सीसी फ्लाई जो कि क्या कॉज कर रहा है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। थर्ड कॉमन हाउस फ्लाई जो कि कंटेमिनेट करते हैं हमारे फूड्स को, जिसकी वजह से कॉलेरा और हेपेटाइटिस होता है। और नंबर 4 पे लोकस्टस जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, क्रॉप्स को। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन सैक लाइक एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सैक लाइक और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स सैक किसको बोलते हैं, थैले को बोलते हैं, और आपको पता है कि थैला एक ऐसी चीज़ होती है जो एक साइड से तो बंद होता है और एक साइड से ओपन होता है, मतलब उसकी एक ही सिंगल ओपनिंग होती है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसकी सिंगल ओपनिंग होती है, जो कि सिर्फ एक साइड से ओपन होता है, ठीक है, जिसकी एक ही ओपनिंग होती है, मतलब उसका जो एंटरिंग पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है वो एक ही है। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या नाम देंगे, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अ टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच ओनली अ सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट इज नाउन एज क्या, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा के अंदर एक सिंगल ओपनिंग होती है, वहीं से फूड मटेरियल वगैरह उसकी बॉडी के अंदर इनटेक होता है और वहीं से उसका वेस्ट वगैरह उसकी बॉडी से निकलता है। अगर हम बात करें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ट्यूब मतलब ऐसी चीज़ जिसके 2 एंड्स हैं और वो दोनों एंड से ओपन है। तो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसकी कितनी ओपनिंग्स होती हैं, 2, एक माउथ और एक कौन सी वाली, एनस। माउथ वो ओपनिंग है जिसके ज़रिए वो फूड को क्या करता है, इनटेक कर रहा होता है, और एनस वो ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए वो अपने रेजिड्यूज़ को जो कि वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से निकाल रहा होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 हेमिकोडेट्स। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया हुआ है बोर्ड के अंदर कि कोई से 2 हेमिकोडेट्स के नाम बताएं, मतलब उनकी एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स आपको अपनी स्क्रीन पे इनकी दोनों की एग्जाम्पल नज़र आ रही हैं। जो पहला हेमिकोडेट है वो हमारे पास कौन सा वाला है, ब्लैनोग्लोसस, और सेकंड जो हमारे पास है वो कौन सा वाला है, सैकोग्लोसस। तो ब्लैनोग्लोसस और सैकोग्लोसस ये दोनों एग्जाम्पल हैं किस चीज़ की, हेमिकोडेट्स की, और इसके अलावा कोई दूसरी एग्जाम्पल आपकी बुक में मेंशन नहीं है हेमिकोडेट्स की। तो आज जब भी आपसे पूछा जाए इन द MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने यही लिखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 है, डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। अगर स्टूडेंट्स हम ये रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री को देखें तो इसको ज़रा ध्यान से फोकस के साथ आपने सुनना है। अगर सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियल सिमेट्री की। रेडियल सिमेट्री क्या होता है कि दिस इज़ अ कंडीशन और ऑर्गेनाइजेशन इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर अरेंज
around a central axis in such a way that any plane passing through the central axis divide the animals in halves that are almost mirrored images of each other. तो कह रहा है कि हमारे पास रेडियल सिमेट्री क्या होती है, ये हमारे पास एक ऐसी सिमेट्री है जिसके अंदर क्या होता है, हम एनिमल्स की बॉडी के ऊपर डिफरेंट प्लेन्स को ड्रा करें, हम एनिमल्स की बॉडी के ऊपर डिफरेंट प्लेन्स को क्या करें, ड्रा करें, और उसका जो सेंट्रल एक्सिस बनेगा, मतलब उन सारे प्लेन्स का जो एक सेंट्रल पॉइंट बनेगा, उस सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द बॉडी इक्वली क्या होगी, डिवाइड होगी. तो दैट सिमेट्री इज कॉल्ड क्या, रेडियल सिमेट्री. अब एग्जांपल यहाँ पे किसकी बता रहे हैं कि नाइडेरियन जो होते हैं ये क्या शो कर रहे होते हैं, रेडियल सिमेट्री, कि इनकी बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस होता है उसके अराउंड पूरी बॉडी इक्वली क्या होती है, डिवाइड होती है. उसके बाद है बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एनिमल्स की बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड. मतलब इसके अंदर डिफरेंट प्लेन्स नहीं होते, इसके अंदर बॉडी सिर्फ एक ही सिंगल प्लेन जिसे हम सेंट्रल प्लेन कहेंगे, और वो बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड. तो वो कह रहा है कि इन एन एनिमल where the right side is approximately the same as the left side and where there is distinct anterior end is said to have bilateral symmetry. The animals can be divided into two equal parts by an imaginary line only in one plane. ये इसके डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि in bilateral symmetry क्या होता है कि animals can be divided into two equal parts by an imaginary line only in one plane. Clear? तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जो सेंट्रल एक्सिस होता है उसके अराउंड बॉडी इक्वली क्या होती है, डिवाइड होती है. जबकि बायलेटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि एक हम इमेजिनरी लाइन, मतलब एक सिंगल प्लेन जो होता है वो बॉडी को दो पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है. नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है डिफरेंस बिटवीन पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ. तो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा बोर्ड में रिपीट हुआ है, इसको बहुत ध्यान से सुनना आपने कि पैराजोआ क्या होता है और यूमेटाजोआ क्या होता है. स्टूडेंट्स अगर हम पैराजोआ की बात करें तो ये क्या होता है, द सिंपलेस्ट ऑफ द एनिमल्स बिलोंग टू सब किंगडम कॉल्ड पैराजोआ. मतलब एनिमल्स किंगडम के अंदर जो सिंपलेस्ट एनिमल्स होते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर लेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैराजोआ का नाम देते हैं. दीज एनिमल्स लैक टिश्यू ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन्स एंड हैव इनडिटर्मिनेट शेप एंड आर एसिमेट्रिकल. और कह रहे हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर ना तो प्रॉपर टिश्यूज़ ऑर्गन्स में डेवलप होते हैं और ना ही बॉडी के अंदर प्रॉपर कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती है ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम की, और ये इनकी शेप भी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, और ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल, बेढंगे से होते हैं. लेकिन अगर हम बात करें यूमेटाजोआ की, तो यूमेटाजोआ क्या होगा, इंक्लूड एनिमल्स ऑफ अदर फाइला. और ये जो एनिमल्स होती हैं इनके अंदर टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज होते हैं किसके अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, और ऑर्गन ऑर्गेनाइज होते हैं किसके अंदर, ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर. और ये एसिमेट्रिकल नहीं होते, ये सिमेट्रिकल्स होते हैं, और इनकी बॉडी के अंदर रेडियल और बायलेटरल्स क्या होती हैं, सिमेट्रीज होती हैं. तो स्टूडेंट जो हमारे पास सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं जिनके अंदर कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और वो एसिमेट्रिकल हैं, वो पैराजोआ हैं. और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं जो कि जिनके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की, और इनके अंदर प्रॉपर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, रेडियल और बायलेटरल, उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यूमेटाजोआ. क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स, व्हाट आर आर्कियोपेट्रिक्स एंड गिव एंड राइट इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स. कह रहे हैं कि आर्कियोपेट्रिक्स क्या होता है और इसकी दो कोई सी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो. तो स्टूडेंट्स अगर हम आर्कियोपेट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा. वो कह रहा है कि इट इज़ बिलीव डैट बोथ एनिमल बर्ड्स एंड मैमल्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स अलॉन्ग डिफरेंट लाइन. कह रहे हैं कि ये बात कही जाती है कि परिंदे और मैमल्स जो हैं ये दोनों किससे बने हैं, रेप्टाइल से बने हैं. The earliest known bird fossils is that of Archaeopteryx. कह रहे हैं कि जो हमारे पास पुराने ज़माने के जो फॉसिल्स मिले हैं बर्ड्स के, उन्हें क्या कहा जा रहा है, दैट ऑफ क्या, आर्कियोपेट्रिक्स. वो हमें किसके मिले हैं, आर्कियोपेट्रिक्स के. टू स्पीशीज ऑफ विच हैव बीन फाउंड फ्रॉम रॉक्स एंड जुरासिक पीरियड ऑफ अर्थ हिस्ट्री. और कह रहे हैं कि हमें आर्कियोपेट्रिक्स जो बर्ड्स के फॉसिल्स हैं उनकी हमें कितनी स्पीशीज़ मिली, 2 स्पीशीज़ मिली. कह रहे हैं कि द फॉसिल्स शो डैट आर्कियोपेट्रिक्स वाज अबाउट द साइज ऑफ अ क्रो. और जो हमें आर्कियोपेट्रिक्स मिला, हमें जो बर्ड्स के फॉसिल्स मिले हैं उनका साइज़ तकरीबन एक कौवे जितना था, विद स्कल सिमिलर टू डैट ऑफ प्रेजेंट डे बर्ड. और इसकी खोपड़ी का साइज़ उतना ही है जितना आज के कौवे का है. सेकेंड, इट हैड बोनी टीथ इन द जॉ सॉकेट अनलाइक मॉडर्न बर्ड विच डू नॉट हैव टीथ. कह रहे हैं कि हमें जो बर्ड्स के फॉसिल्स मिले हैं, आर्कियोपेट्रिक्स के फॉसिल्स मिले हैं, अगर हम उन फॉसिल्स को देखें तो उन फॉसिल्स की स्कल का जो साइज़ था वो आज के जो क्रो है उसके स्कल के साइज़ के इक्वल है. तो ये जो रिजेंबलेंस तो शो कर रहा है. लेकिन
उसकी उनके अंदर जो टीथ थे वो बॉनी टीथ एग्जिस्ट करते थे, उन बर्ड्स के अंदर टीथ थे। लेकिन आज के जो बर्ड्स हैं उनके अंदर क्या नहीं है, टीथ नहीं है। तो मतलब उनमें डिफरेंसेस भी था। तो इसका मतलब ये है कि वो जो फॉसिल्स है और आज के जो बर्ड्स हैं इनमें क्या हुआ, चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, डिफरेंस बिटवीन पॉलिप्स एंड मिडयूजेस, कि पॉलिप्स क्या होते हैं और मिडयूजेस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स ये दोनों नाइडेरियन के ही आगे से दो टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं कि जो पॉलिप्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सिलेंड्रिकल एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे पास मोस्ट केसेस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिटिव इन फंक्शंस होते हैं। मतलब इनका ज़्यादा काम, इनका जो ज़्यादा रोल होता है वो न्यूट्रिशन से ही होता है, इसलिए उनको क्या नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स, गैस्ट्रोजॉइड्स का। लेकिन अगर हम मेड्यूज की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल नहीं होते, ये एम्ब्रेला शेप होते हैं और ये फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब ये आज़ाद घूम रहे होते हैं, ये डिपेंडेंट नहीं होते। और ये जो मेड्यूजेस हैं ये ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, एज दे हैव गोनेड्स, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, गोनेड्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे अंदर टेस्टिस और क्या और फीमेल के अंदर क्या होते हैं, ओवरीज होते हैं। तो जो पॉलिप्स हैं ये सिलेंड्रिकल होते हैं और न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, गैस्ट्रोजॉइड्स कहा जाता है। और जो मेड्यूजेस होते हैं ये अम्ब्रेला शेप होते हैं और ये फ्री स्विमिंग कर रहे होते हैं और इनका ज़्यादातर जो रोल है वो किसके अंदर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, गोनेड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ सेरिंग्स एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड। स्टूडेंट्स आपने लेरिंग्स के बारे में तो पढ़ा हुआ है, अब ये सेरिंग्स क्या है। स्टूडेंट जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो वॉइस बॉक्स है उसको क्या बोला जाता है, लेरिंग्स, इस तरह बर्ड्स की बॉडी के अंदर जो क्या होता है, वॉइस ऑर्गन होता है उसको क्या कहा जाता है, सेरिंग्स। हमारा जो लेरिंग्स है वो हमें पता है वो कहाँ मौजूद है, अबव द ट्रैकिया। लेकिन बर्ड्स का जो सेरिंग्स है ये कहाँ मौजूद होता है, एट द लोअर एंड ऑफ द ट्रैकिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेरिंग्स क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। तो सेरिंग्स क्या होता है, ये वॉइस ऑर्गन होता है किन के अंदर, बर्ड्स के अंदर, और जो ट्रैकिया के बिलो होता है। और लेरिंग्स ये वॉइस ऑर्गन है किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, और ये कहाँ होता है, अबव द ट्रैकिया होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 है स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन ओलिगोकाइटी एंड पॉलीकाइटी। अभी ओलिगोकाइटी और पॉलीकाइटी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स अक्सर बोर्ड में आता है, तो आपने इसको ज़रा ध्यान से देखना है। अगर हम पहले बात कर लेते हैं ओलिगोकाइटी की, देख लेते हैं कि ओलिगोकाइटी हमारे पास क्या होता है। कह रहा है कि दीज एनिमल्स हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। कह रहा है कि इन एनिमल्स की सेगमेंटेशन बॉडी की इनर भी होती हैं और आउटर भी होती हैं। ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन आर सीटी, और इनके अंदर लोकोमोशन के लिए इनकी बॉडी के नीचे छोटे छोटे पाँव होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, सीटी। हेड रीजन नॉट प्रोमिनेंट और डिस्टिंक्ट, मतलब आप उनके हेड के बारे में क्लियर आइडिया नहीं लगा सकते कि आगे है या पीछे है। दे आर हर्मैफ्रोडाइट, आपको मैंने पीछे बताया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी एक ही बॉडी पर मेल भी होता हो फीमेल भी होता है उसको क्या बोलते हैं, हर्मैफ्रोडाइट। नो लार्वा फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट, इनके अंदर डेवलपमेंट के दौरान इनकी लार्वा फॉर्मेशन नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल वो क्या बता रहा है, लम्ब्राइकस, टेरिस्टिस, फेनेटिमा, प्रोस्थमा एंड अदर अर्थवर्म्स, दे मे बी टेरिस्टियल और एक्वेटिक। मतलब आपने स्टूडेंट अर्थवर्म को देखा होगा, आपको अर्थवर्म को देखते ही याद आ जाएगा कि उसकी बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन स्टूडेंट वो सेगमेंटेशन इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। और आपको पता है कि उसका कोई हेड हमें प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा होता कि आगे है या पीछे है। और ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज उनके अंदर किसकी फॉर्मेशन नहीं होती, लार्वल फॉर्मेशन नहीं होती। अगर हम पॉलीकाइटी की बात करें तो क्या कह रहा है कि दीज हैव अ डिस्टिंक्ट हेड रीजन विद आई एंड स्ट्रक्चर नाउन एज पाल्प्स एंड टेंटिकल्स। कह रहे हैं कि ये जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, डिस्टिंक्ट, हमें प्रॉपर पता चल रहा होता है कि ये इसका हेड है और ये इसकी क्या है, आइज़ हैं। सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट, वो हर्मैफ्रोडाइट थे, इनके सेक्सेस क्या होते हैं, अलग होते हैं, इनके मेल्स अलग होते हैं, फीमेल्स अलग होते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन आर पैरापोडिया, उसके जो ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन थे वो सीटी था और इसका क्या है, पैरापोडिया। कह रहा है कि दे आर मोस्टली एक्वेटिक, कह रहा है कि ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट दीज गिव राइज टू ट्रोकोफोर लार्वा, और जब ये डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर होते हैं ये लार्वा फॉर्मेशन करते हैं, और वो कौन सा लार्वा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा। और इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या बता रहा है, नेरेसिस एंड कीटोपोट्रिस। तो स्टूडेंट्स आपने इस चीज़ को ज़रा ध्यान से याद रखना है कि ओलिगोकाइटी और पॉलीकाइटी में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 है, डिफरेंस बिटवीन सिलोमेट्स एंड एसिलोमेट्स। तो स्टूडेंट्स आप सिलोम का मतलब तो जानते हो, सिलोम किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, बॉडी कैविटी को। तो अगर हम सिलोमेट्स और एसिलोमेट्स की बात करें कि सिलोमेट्स क्या होता है और एसिलोमेट्स क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सिलोमेट्स की। तो एनिमल्स विच पोजेसिस सिलोम और ट्रू बॉडी कैविटी, मतलब वो एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है उन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, सिलोमेट्स।
अब एग्जांपल अगर हम बताएं वो कौन से एनिमल्स हैं, जैसे एनालिड्स टू कोडेट्स, फाइलम एनालिडा से लेकर कोडेट्स तक जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी एग्जिस्ट करती है और उन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं, सिलोमेट्स का। और अगर स्टूडेंट्स हम बात करें ए सिलोमेट्स की, तो वो एनिमल्स जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है, ए सिलोमेट्स। और ए सिलोमेट्स के अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं, वो एनिमल्स जो कि बिलोंग करते हैं फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस से। फ्लैट वर्म्स की अगर हम बात करें, प्लेनेरिया की अगर हम बात करें, तो ये वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ए सिलोमेट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ शार्क, कि जो शार्क है, शार्क की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस क्या हैं। स्टूडेंट शार्क के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये मैरीन इन्वायरमेंट का एक जाइंट एनिमल है। कहते हैं कि शार्क आर ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मोस्ट आर हाईली डिस्ट्रक्टिव टू फिश, लॉबस्टर एंड क्रैब्स इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड शार्क आर यूज एज फूड बाय मैन। पहली बात हम क्या कहेंगे कि दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि अपनी फूड जो है वो किससे लेते हैं, शार्क फिश से लेते हैं। सेकेंड, commercially shark liver oil is extracted and used in medicine such as source of vitamin A and D। और कह रहे हैं कि जो शार्क की फिश लिवर का जो ऑयल होता है उसे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट मेडिसिन के अंदर, जैसे विटामिन ए और विटामिन क्या डी। थर्ड, अब जो शार्क की स्किन होती है, उसकी शार्क की जो स्किन होती है वो उसकी जो लेदर होती है उसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स बनाने में, लाइक जैकेट्स वगैरह या ड्रेसेस वगैरह। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस अबाउट क्लास हिरिडनिया। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एमडी कैट में भी इंक्लूड होता है, तो आपने क्लास हिरिडनिया के बारे में स्टूडेंट अच्छे से पढ़ना है। कह रहा है कि द बॉडी दे हैव बॉडी विथ फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स। कह रहा है कि क्लास हिरिडनिया जो होती है इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स तो होते हैं लेकिन फिक्स्ड होते हैं। ईच सेगमेंटेशन हैज़ एडिशनल सर्कुलर रिंग्स और मार्किंग कॉल्ड एनुलाई, और हर रिंग्स की एक प्रोमिनेंट मार्किंग होती है जिसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, एनुलाई का। They do not have organs of locomotion and move due to the contraction of their body and with the help of suckers। कह रहे हैं कि इनकी बॉडी के अंदर कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से ये लोकोमोशन करें, तो ये स्पेशल सक्कर्स जो इनकी अपनी बॉडी के सक्कर्स के थ्रू ही ये क्या कर रहे होते हैं, लोकोमोट। मोस्टली हर्माफ्रोडाइट एंड ट्रोकोफोर लार्वा इज फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के दौरान इनके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। दे आर एक्वाटिक, ये मोस्टली पानी में ही होते हैं। नो डिस्टिंग हेड इज प्रेजेंट, इनके अंदर कोई प्रोमिनेंट हेड नहीं होता। बट लीचीज हैव काइटेनियस जॉज फॉर मेकिंग अ पंक्चर इन द स्किन ऑफ द हॉर्स। लेकिन अगर हम लीचीज़ की बात करें जो कि क्लास हिरिडनिया की होती हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, इनके जाज होते हैं प्रॉपर, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, पंक्चर करते हैं किसको, स्किन ऑफ द हॉर्स। दे आल्सो हैव अ एंटीकोगुलेंट सिक्रीशन विच इज पास्ड इनटू द वूंड टू अलाउ स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड इनटू इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये बात ज़रा ध्यान से याद रखें, वो लीचीज़ के बारे में बात कर रहा है कि जो लीचीज़ जब आपको काटती हैं, जब लीचीज़ आपकी स्किन के साथ अटैच होती हैं तो एक ख़ास किस्म का केमिकल रिलीज़ करती हैं आपके ब्लड के अंदर जो कि एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट से मुराद कि वो केमिकल ब्लड क्लॉट नहीं बने देता, जिसकी वजह से लीच को आपका ब्लड सक करने में क्या होती है, आसानी होती है, क्योंकि बीच में कोई क्लॉट नहीं आ रहा होता और वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है और उसे न्यूट्रिशन ले रही होती है। अब यहाँ पे एग्जांपल इसने क्या लिखे हुए, हिरिडनिया मेडिकिलेनिस, ये मेडिकल लीच होती है। और मेडिकल लीच से मुराद वो जो आप झोंके लगवाते हैं अक्सर अपनी स्किन के ऊपर ब्लड को क्या करने के लिए, जो आपका गंदा ब्लड होता है उसको क्या करने के लिए, बॉडी से निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो कि पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं, और अगर स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के अंदर उन शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना आसान हो जाएगा, जो चैप्टर 10 में से आएंगे, किंगडम एनिमिलिया में से आएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके MCQs की तरफ। तो फर्स्ट MCQs आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। द एनिमल्स इन विच बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्व्स इन वन प्लेन आर कॉल्ड। कह रहे कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी जो है वो 2 इक्वल हाल्व्स में डिवाइड हो जाती है, तो वो कौन सी सिमेट्री के अंदर आते हैं, एसिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री या नन ऑफ दी। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो बायलेटरल सिमेट्री होती है उसके अंदर एनिमल्स जो है वो इक्वल हाल्व्स में डिवाइड हो जाते हैं, लेफ़्ट और राइट, बाय अ वन प्लेन। नेक्स्ट टाइम, एनिमल्स दैट हैव देयर बॉडी कैविटी फिल्ड विद पैरेन्काइमा आर। कह रहे कि ऐसे एनिमल्स जिनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो फिल्ड होती है पैरेन्काइमा से, वो क्या, उन्हें क्या कहा जाता है, एसिलोमेट्स, सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स, ये मेसोडर्म्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपने एसिलोमेट्स के अंदर पढ़ा था कि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है
वो फिल्ड होती है किनसे, पैरेन्काइमा से। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटाइल सिलेंट्रेट, कह रहे कि इनमें से कौन सा वाला मोटाइल सिलेंट्रेट है, हाइड्रा, ओबिलिया, कोरल्स या जेलीफिश। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जेलीफिश एक ऐसा सिलेंट्रेट एनिमल है जो कि क्या होता है, मोटाइल होता है। उसके बाद है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनालिड्स आर, कह रहे हैं कि एनालिड्स जो होती हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, फ्लेम सेल्स, नेफ्रॉन्स या नेफ्रीडिया। तो स्टूडेंट्स इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है एनालिड्स के अंदर वो कौन सा होता है, नेफ्रीडिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। उसके बाद है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, कह रहे हैं कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, फ्लेम सेल्स, नेफ्रीडिया, किडनी या मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। नेक्स्ट, मोस्ट स्पाइडर हैव डैश आइज, कह रहे हैं कि स्पाइडर्स के अंदर कितनी आंखें होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो स्पाइडर्स होते हैं ज़्यादातर उनके अंदर 8 आइज़ होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट MCQ है कॉमन नेम ऑफ एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनाले, एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनाले का कॉमन नेम क्या है, हुकवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म या अर्थवर्म। तो स्टूडेंट्स एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनाले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और इसका जो कॉमन नेम है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत दफ़ा MCQ में अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपने मेमोराइज रखना है कि इसका कॉमन नेम है हुकवर्म। इसका कॉमन नेम क्या है स्टूडेंट्स, हुकवर्म है। बाकी ऑप्शन है पिनवर्म, टेपवर्म, अर्थवर्म। तो एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनाले का क्या कॉमन नेम होता है, हुकवर्म। उसके बाद है स्टूडेंट हेपेटाइटिस एंड कोलेरा आर स्प्रेड बाय, कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस और कोलेरा कौन फैलाता है, ट्राइपैनोसोमा, फ्लीज, सीसी फ्लाई या हाउस फ्लाइज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हाउस फ्लाइज होती हैं ये इनके जर्म्स को स्प्रेड करी होती हैं। उसके बाद है सीपिया बिलोंग टू पाइसिस, माइरोपोडा, गैस्ट्रोपोडा या स्फेलोपोडा। तो स्टूडेंट जो सीपिया होता है ये किससे बिलोंग कर रहा होता है, ये स्फेलोपोडा से बिलोंग कर रहे होते हैं। उसके बाद है ब्लू कलर रिस्पायरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोसाइनिन इज प्रेजेंट इन, कह रहे कि जो ब्लू कलर रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन, ये किन के अंदर होता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर, मोलिस्का के अंदर, एनालिड्स के अंदर या अकाइनोडर्मेटा के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो मोलिस्काज होते हैं एनिमल्स का फाइलम, उनके अंदर ब्लू कलर रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जिसको क्या कहा जाता है, हीमोसाइनिन। नेक्स्ट है बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम। तो स्टूडेंट्स ये दो एग्जाम्पल्स मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस किए हैं, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, हेमिकॉर्डेटा की। ऑप्शंस क्या क्या हैं, अकाइनोडर्मेटा, एनालिडा, मोलिस्का या हेमिकॉर्डेटा। तो स्टूडेंट द राइट आंसर इज हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ट्यूनिकेट्स, कह रहे हैं कि इनमें से जो है कौन सा ट्यूनिकेट्स के अंदर इंक्लूड है, एम्फिक्स, बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस या मोल्यूगुला। तो स्टूडेंट जो हमारे पास मोल्यूगुला है ये हमारे पास किसके अंदर आता है, ट्यूनिकेट्स के अंदर आता है। उसके बाद इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय बायोलॉजिस्ट दैट मैमल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टिलियन एंसेस्टर्स कार्ड। अब जो हमारे पास जो मैमल्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स के एंसेस्टर्स से, और उन्हें कहा जाता है, तो स्टूडेंट्स उन्हें कहा जाता है, उनके ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, कॉटिलोसोरस, डायनासोर्स, कॉटिलोस्टोमेटा या एम्फीबियंस। तो स्टूडेंट्स ये बुक की लाइन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है, तो इसका राइट आंसर क्या है, कॉटिलोसोरस, ए ऑप्शन। उसके बाद द पाउच्ड मैमल्स आर, जो पाउच रखने वाले मैमल जैसे कैंगरू है वो किस क्लास के अंदर आते हैं। स्टूडेंट ऑप्शन है प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया या नन। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या था, मेटाथीरिया, क्योंकि ये वो मैमल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, पाउच्ड होता है। द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल्स इज, कह रहे हैं कि जो सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल है वो कौन सा है। ऑप्शन है ऑक्टोपस, स्क्विड, एनोडोटा या ऑयस्टर। तो स्टूडेंट द राइट आंसर फॉर द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल इज क्या, स्क्विड, जाइंट स्क्विड जो हमारे पास मोलस्कस के अंदर आते हैं। उसके बाद स्यूडोसिलोम इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम। जो स्यूडोसिलोम है ये करेक्टरिस्टिक फीचर है किस फाइलम का। ऑप्शन है एनालिड्स, अकाइनोडर्मेटा, मोलस्का या नीमाटोडा। तो फाइलम नीमाटोडा जो है ये हमारे पास किसके अंदर आते हैं, स्यूडोसिलोम्स के अंदर आते हैं। उसके बाद है द बॉडी कैविटी ऑफ नीमाटोड इज़, नीमाटोडी की जो बॉडी कैविटी है वो कैसी होती है, ब्रासोसील, हीमोसील, सिलोम या स्यूडोसिलोम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि नीमाटोड्स की जो बॉडी कैविटी वो क्या होती है, स्यूडोसिलोम। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ प्लेसेंटल मैमल इज, प्लेसेंटल मैमल की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन है डॉल्फिन, कैंगरू, अकाइंडा या ओपोसम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो डॉल्फिन है ये हमारे पास कौन सी है, प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर आती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन एनिमल्स बिलोंग टू, कह रहे हैं कि जो मेटामेरिकली सेगमेंटेशंस होती हैं ये एनिमल्स बिलोंग करते हैं किस फाइलम से, एनालिड से, नाइडेरिया से, मोलिस्का से या अकाइनोडर्मेटा से।
तो स्टूडेंट द राइट आंसर इज एनिलिडा। तो उसका राइट आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा? एनिलिडा। उसके बाद इन मोलस्कस अ ब्लू कलर्ड रिस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, हीमोरिथनिन, हीमोसाइनिन या प्रोथ्रोम्बिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं द राइट आंसर इज हीमोसाइनिन। उसके बाद एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस इज कॉल्ड शिपवर्म, हुकवर्म, बुकवर्म या पिनवर्म। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस है, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस को हम कॉमनली क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? याद करें, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। और एक जो पीछे एमसीक्यूज पढ़ के हम पढ़ के हैं एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनाले, जिसको हमने क्या नाम दिया था कॉमनली? हुकवर्म। तो एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस का कॉमन नेम यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? पिनवर्म। तो द राइट आंसर इज पिनवर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनाले को क्या कहते हैं और एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस को क्या कहते हैं, ये आपने अच्छे से याद रखना है। इसके बाद है द कार्टिलेजिनस फिशेस कंटेन स्केल्स, पैलेसॉइड, साइक्लॉइड, गनॉइड या सिटनॉइड। तो बड़ा जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनके अंदर जो स्केल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पैलासॉइड्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद है एन आउटर फ्लेक्सिबल कवरिंग ऑफ ट्यूनिकेट्स इज, ट्यूनिकेट्स की जो आउटर फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं? सेल वॉल, क्यूटिकल, पेलिसिल या ट्यूनिक। तो स्टूडेंट द राइट आंसर इज ट्यूनिक। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ फाइलम। कह रहे हैं कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये कौन से फाइलम के मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है? पोडीफेरा, नाइडेरिया, एनिलिडा या आर्थ्रोपोडा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो नाइडेरियन होते हैं उनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है मार्सुपियम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ओपोसम, अकाइंड्रा, डॉल्फिन या डक बिल प्लेटिपस। तो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो मार्सुपियम है ये हमारे पास किसके अंदर आता है? मेटाथीरा। और मेटाथीरा के अंदर हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो किसकी आती है? ओपोसम की आती है। तो स्टूडेंट द राइट आंसर इज ओपोसम। उसके बाद है द ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज इन डैश कलर। कह रहे हैं कि आर्थ्रोपोडा का जो ब्लड है वो किस कलर में होता है? ग्रीन, रेड, ब्राउन या कलरलेस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो आर्थ्रोपोड्स का ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, उसमें कोई रिस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। पैरापोडिया और ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इन, कह रहा है कि पैरापोडिया जो है ये किन के अंदर लोकोमोशन के लिए होते हैं? लीच, प्लेनेरिया, अर्थवर्म या नेरिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो नेरिस होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं? पैरापोडिया होते हैं फॉर लोकोमोशन। उसके बाद है द पोर्स बाय विच वाटर लीव्स द बॉडी इन स्पॉन्जेस इज कॉल्ड। तो आपने ये पढ़ा था कि दो होते हैं, एक जहाँ से पानी एंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया, और एक वो जहाँ से वाटर लीव करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑस्क्यूलम। उसके बाद है नंबर ऑफ लेग्स इन एरेक्निड्स आर। कह रहे हैं कि जो एरेक्निड्स होते हैं उनके अंदर लेग्स कितनी होती हैं? 2, 4, 6, 8। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एरेक्निड्स होते हैं उनके अंदर टोटल 8 लेग्स होती हैं। उसके बाद है कि सी एनिमोन्स बिलोंग टू फाइलम। सी एनिमोन किस फाइलम से बिलोंग करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सिलेंट्रेट, आर्थ्रोपोडा, अकाइनोडर्मेटा या एनालिड्स। तो सी एनिमोन्स बिलोंग करता है फाइलम नाइडेरिया से, जिसे क्या कहा जाता है? सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट द एनिमल्स विद एक्सेप्शनली लार्ज ब्रेन इज। कह रहा है कि वो एनिमल्स जिसका एक्सेप्शनली बहुत बड़ा ब्रेन होता है वो कौन है? स्टारफिश, ऑक्टोपस, स्नेल या सीपिया। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ऑक्टोपस होता है इसका एक्सेप्शनली लार्ज क्या होता है? ब्रेन होता है। इन फाइलम सिलेंट्रेट स्पेशल सेल्स सिनिडोसिस गिव राइज टू। कह रहे हैं कि जो हमारे पास नाइडेरियन होते हैं उनके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं सिनिडोसाइट्स, तो वो क्या राइज करते हैं? पोलिप्स, निमेटोसिस, गैस्ट्रोजॉइड्स या गेम्यूल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सिनिडोसाइट्स होते हैं ये हमारे पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो राइज करते हैं वो क्या होता है? निमेटोसिस्ट। उसके बाद है इन मोलिस्का अ ब्लू रिस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट कॉल्ड। कह रहा है कि मोलिस्कास के अंदर जो एक ब्लू कलर रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन, हीमोरिथनिन, प्रोथ्रोम्बिन या हीमोसाइनिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मोलिस्कास के अंदर जो एक ब्लू कलर रिस्पिरेटरी पिगमेंट है इसको क्या कहा जाता है? हीमोसाइनिन। उसके बाद है कार्टिलेजिनस फिशेस कंटेन स्केल्स, पैरासॉइड, साइक्लॉइड, गोनॉइड्स या सेटेनॉइड्स। हम पीछे पढ़ चुके हैं। द राइट आंसर इज प्लेसॉइड। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर द चैप्टर 10 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज़। आपने इन्हें अच्छे से रेडी करना है और इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको बोर्ड के अंदर वो कोई से 4 क्वेश्चंस देगा और आपने इनको अच्छे से अटैम्प्ट करके अपने मार्क्स को सिक्योर करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।